हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे। भाषा के विषय में हम इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बता चुके हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बोली और लिपि के विषय में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बोली के विषय में जानने से पहले हम उपभाषा के विषय में जानेंगे। उपभाषा क्या है? उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। दूसरे शब्दों में हम समझें इसको कि जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गईं। आइए अब जाने बोली क्या है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। देखिए, बोली जो है, और स्पष्ट शब्दों में इसको हम थोड़ा समझ लें कि बोली है क्या। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। ये भाषा का सीमित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। तो बोली बहुत छोटा रूप है, इसे बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हिंदी और उसकी बोलियां क्या हैं? तो अब हमारी जो उपभाषा है उसको 5 भागों में बांटा गया है उपभाषा को। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल्लई, मंडियाली जिसे कहते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि बोली आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली आदि बोली आती हैं। तो ये जो बोलियां हैं वो उपभाषा के अंतर्गत आती हैं और उपभाषा का आपको बताया है कि साहित्य में रचना की जाती है, जबकि बोलियों की नहीं की जाती। अब हम जानेंगे लिपि क्या होती है। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और सरल शब्दों में थोड़ा समझ लो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है, यानी हम बिना चिन्हों की सहायता से कोई भी भाषा लिख नहीं सकते। तो जिन चिन्हों के माध्यम से हम किसी भाषा को लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। अब कुछ जो भाषाएं दी हुई हैं उनकी लिपि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हिंदी भाषा जिसकी लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा जिसकी लिपि भी देवनागरी ही है। हालांकि संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जननी भी कहलाती है।
इसीलिए इन दोनों की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसके अतिरिक्त भी बहुत भाषाएं हैं जिनकी लिपि दी गई हैं। जैसे कश्मीरी है, उसकी भी लिपि देवनागरी है। कोंकणी है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। नेपाली है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। संथाली है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी कहलाती है। बंगाली की बांग्ला। तो इस तरह हम ये बहुत भाषाएं हैं जिनकी लिपियां होती हैं और उस लिपि के माध्यम से ही हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। देवनागरी जो लिपि है, इसके विषय में हम थोड़ा बताएंगे कि देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं। ये एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही है, एक ध्वनि के लिए, यानी हमारा अंदर जो एक आवाज़ आ रही है उसके लिए एक ही संकेत चिन्ह निर्धारित किया जाता है। इसमें देवनागरी लिपि की विशेषता है। दूसरा पॉइंट है, इसके वर्ण जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं तथा जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, ये रोमन लिपि की, जैसे उसमें आता है रोमन लिपि में कैपिटल अक्षर, स्मॉल लेटर या अक्षर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। यहाँ पर कैपिटल या स्मॉल लेटर ऐसा जैसा कुछ नहीं है देवनागरी लिपि में। उसके बाद पॉइंट आता है, इसका अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। इसमें पहले स्वर आते हैं तथा बाद में व्यंजन आते हैं। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। ये किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित लिपि है। अतः हम लोग अब समझ चुके हैं कि लिपि क्या होती है। तो लिपि के बारे में हम लोगों ने बहुत जानकारी हासिल कर ली है। मैं समझती हूँ कि आप इस चीज़ को